हेलो गाइस, सो वी आर हियर विद आवर न्यू चैनल स्काई कैट ट्यूटोरियल। इसमें हम बेसिक सिखाएंगे कैड के, ऑटो कैड, क्रियो, जो सर्टन सॉफ्टवेयर्स है उसके। जो बच्चे ज़्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं क्लासेस जाके, उनके लिए बेस्ट है। हम ये तो नहीं बोल रहे कि हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे, बट हाँ बेसिक्स, जस्ट जो इंट्रो होता है कि एटलीस्ट आपको पता चले कि कैड क्या है, ऑटो कैड क्या है, क्रियो क्या है, उसमें क्या आता है, क्या कैसा उसका वर्क फॉर्मेट रहता है, वो आप सीख जाओगे इससे। सो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, एंड हियर वी गो। गाइस आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मैं कोर्स कर लूँगा, डिज़ाइनिंग कोर्स कर लूँगा और मुझे जॉब लग जाएगी। भले ही उन्हें बेसिक्स क्लियर हो ना हो, कोई इशू नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ा था, है ना। नाउ हम भूल चुके हैं वो, ठीक है, बहुत लाइटली लेते हैं उसे। लेकिन गाइस आप कहीं भी कोई भी इंटरव्यू में जाओ, इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको सबसे पहला पूछा जाएगा और उसी में ही आपको जज किया जाएगा। इवन आपको अगर ऑटोकैड सीखना है, कैटिया सीखना है, कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना है, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पहले आना चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सीख पाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपको सीख के। तो इसलिए हम हमारी क्लास भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से ही चालू करेंगे। सो लेट्स गो। ओके, नाउ व्हाट इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग? सबसे कॉमन क्वेश्चन, अगर आप कोई भी डिज़ाइन स्ट्रीम में जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। अब देखो यार, दो इंसान अगर आपस में बात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ के लिए, राइट। एंड सेम वे में अगर दो इंजीनियर आपस में बात करना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, उस उनकी लैंग्वेज रहेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर हम लॉजिकल वे में ड्रॉ करें, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एंड फॉर्मेट्स के साथ, तो डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना बहुत ईजी हो जाता है एंड बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। अब नाउ एज वी कैन सी द थर्ड पॉइंट, a common use is to specify the geometry necessary for the construction of a component and is called a detailed drawing. अब now what is detailed drawing? Detailed drawing मतलब ड्राइंग शुड कंटेन डायमेंशंस, एनोटेशंस, उसके सिम्बॉल्स, किस मटेरियल से वो बना है, कितनी क्वांटिटी है, कौन सा पार्ट कहाँ प्लेस्ड है, वो सब ये सब चीज़ें हम डिटेल ड्राइंग में पढ़ते हैं। अब सी एज आई सेड, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि दो लोग अगर बातें करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो लैंग्वेज के लिए सर्टन रूल्स बनाए हुए हैं, जो हम ग्रामर बोलते हैं ना, वो कि अगर कोई वर्ड हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं वो सेम मीनिंग रखता हो अमेरिका में भी। लाइक वाटर को यहाँ पे भी पानी बोलेंगे, पानी ही मानेंगे, और अमेरिका में भी वाटर मतलब पानी ही होता है। सेम थिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स स्टैंडर्ड्स सेट है, जिससे हर चीज़ का सेम मीनिंग हो। क्योंकि अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ जो इंडिया में हूँ, ठीक है, मैं सारी चीज़ें इंडिया में बना रहा हूँ, लेकिन कुछ पार्ट्स है जो मैं अमेरिकन कंपनी से बनवा रहा हूँ, तो मुझे कुछ डिटेल्स भेजनी पड़ेगी मेरी कार्स की, उन्हें कुछ डायमेंशंस भेजना पड़ेगा। तो उन्हें कैसे समझेगा? उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है। तो उसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो लैंग्वेज रहना चाहिए वो ऐसी रहना चाहिए कि दोनों तरीके से समझ में आए, उसका मीनिंग सेम रहे। फॉर दैट सर्टन स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड सेट करता है हमारा उस अलग अलग कंट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसके वजह से मीनिंग सेम रहते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ISO स्टैंडर्ड हम प्रैक्टिस में, ड्राइंग की प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं। फॉरेन स्टैंडर्ड्स की बात किए करें अगर हम, तो DIN ऑफ जर्मनी है, BS है ब्रिटेन का, ANSI है अमेरिका का। अब हम बात करते हैं व्यूज़ की, मल्टी व्यूज़। हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने डिज़ाइन बनाया है, उसके अलग अलग व्यूज़ हमें देखना है कि ऑब्वियसली ऊपर से देखोगे टॉप व्यू तो कैसा दिखेगा, फ्रंट से हमारा ऑब्जेक्ट कैसा दिखने वाला है, साइड से कैसा दिखने वाला है ना। तो उस चीज़ को हम शो करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से, अलग अलग व्यूज़
हमारी मर्ज़ी है, हम जितने चाहे उतना व्यूज़ हम शो कर सकते हैं, बट बेसिकली वी यूज़ टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। अब ये जो व्यूज़ है ये भी सर्टन रूल से चलते हैं, जो है फर्स्ट एंगल और आइदर थर्ड एंगल। हम इंडियंस फर्स्ट एंगल मेथड से चलते हैं। अब ये मेथड्स क्या है ये हम आगे देखेंगे। दिस इज़ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल इज़ यूज्ड बाय इंडिया। फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस होता है, तो फ्रंट व्यू उसका जो रहेगा वो टॉप पे रहेगा, टॉप व्यू जो रहेगा फ्रंट व्यू के नीचे रहेगा, एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू जो रहेगा वो फ्रंट व्यू के राइट हैंड साइड पे रहेगा। वेयर एज इन थर्ड एंगल जो अमेरिकन यूज़ करते हैं, टॉप व्यू टॉप पे रहता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू के नीचे रहता है, एंड राइट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट पे रहता है। ओके, सो अब हम देखते हैं ऑक्सिलरी व्यू को। ऑक्सिलरी व्यू मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंक्लाइन सरफेस है मेरे ऑब्जेक्ट में, उससे प्रॉपरली शो करना है तो हम ऑक्सिलरी व्यू में शो करते हैं। एंड इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अगर कोई 2D ऑब्जेक्ट है उसे हमें 3D में शो करना है तो हम वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में शो करते हैं। उसमें क्या होता है, दो प्लेन जो रहते हैं वो 120 के एंगल पर रहते हैं, एंड वी कैन शो दैट object in a 3D way. Now, what is CAD? Computer aided design. It is a use of computer to help in creation, modification, analysis, मतलब उसका लोड कितना है, उसमें कितना लोड सह सकता है, और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिज़ाइन। यार कोई कंप्यूटर की हेल्प लेके हम हमारे सॉफ्टवेयर से हम कुछ भी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। CAD software is used to increase the productivity of a designer, improve the quality of a design, improve communication through documentation, and to create a database for manufacturing. See, ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर का हम यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारी डिज़ाइन बनने वाली है वो बहुत प्रिसाइज और बहुत परफेक्ट बनेगी, राइट। मतलब मैन्युअली से तो ज़्यादा ही परफेक्ट बनेगी। अब इतने सारे जो उसमें फ़ीचर्स है, उसके मॉडिफिकेशन फ़ीचर हो गया, एनालिसिस फ़ीचर्स हो गया, उसके कारण वो प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ाएगा ही और क्वालिटी भी इम्प्रूव करेगा। एंड इतनी चीज़ें उसमें हम नोटिफाई कर सकते हैं, लाइक एनोटेट कर सकते हैं, उसे डायमेंशन क्या है, कितने हैं, कैसे है, वो सब हम कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी है, तो डॉक्यूमेंटेशन वाइज कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाएगा। एंड ये सब चीज़ें हम फीड कर सकते हैं, इसलिए डाटाबेस ऑब्वियसली हमारा अच्छा क्रिएट हो रहा है, हमें बार बार चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। द आउटपुट ऑफ CAD मस्ट कन्वे इंफॉर्मेशन सच एज मटेरियल, प्रोसेस, dimension and tolerance according to the application specific conventions। अब हमें तो पता ही है कि हम डिटेल ड्राइंग में हमने जैसे कि देखा कि CAD सॉफ्टवेयर में हम उसका क्या मटेरियल है वो हम चूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मटेरियल का लिस्ट है वो हम यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी है वो हम यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होगा, प्रोसेस क्या डायमेंशंस हो गए, उसके क्या टॉलरेंस हमें देना है, वो सब हम CAD सॉफ्टवेयर में CAD सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज यूज बाय आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, ड्राफ्टर्स, आर्टिस्ट एंड अदर टू क्रिएट प्रिसिशंस ड्राइंग्स और टेक्निकल इलस्ट्रेशन। बहुत लोग यूज़ करते हैं CAD सॉफ्टवेयर्स को। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे ऑटोमोटिव, शिप बिल्डिंग, एरोस्पेस इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, बहुत जगह यूज़ होता है। इसी से हमें पता चलता है कि CAD सॉफ्टवेयर कितना इम्पॉर्टेंट है दुनिया में। ओके, लेट्स गो टू अनदर स्लाइड। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ CAD सॉफ्टवेयर। देखो यार, काफ़ी CAD सॉफ्टवेयर है मार्केट में, बट जो हम हमारे पेज में पढ़ने वाले, हमारे चैनल में पढ़ने वाले, वो है ऑटोकैड, क्रियो, कैटिया, NX CAD, सॉलिडवर्क्स, इन्वेंटर। इनमें से ऑटोकैड, क्रियो, कैटिया हम मेनली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दीज आर दी बेसिक जो आपको आना चाहिए, बेसिक सॉफ्टवेयर्स है जो मार्केट में भी काफ़ी यूज़ होते हैं। ऑटोकैड हो गया ड्राफ्टिंग के लिए, क्रियो हो गया 3D मॉडलिंग के लिए, कैटिया हो गया सरफेसिंग के लिए।
सो आगे हम देखेंगे कि ये सब कैसे कैसे यूज़ होते हैं. ओके, दिस इज़ द चार्ट कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं मार्केट में, जब लॉन्च होता है तो उसकी साइकिल क्या होती है. सबसे पहले एज यू कैन सी, नीड, मार्केट सर्वे होता है. अगर मुझे एक कार बनाना है, समझ लो मुझे एक कार बनाना है, तो एक मार्केट सर्वे करूँगा मैं पहले कि मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, कि उन्हें हैचबैक चाहिए, एसयूवीज चाहिए या सीडैन चाहिए. फिर मार्केट सर्वे से जो मुझे इन्फॉर्मेशन गेन होगा उस हिसाब से मैं कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाऊंगा. अगर मुझे मार्केट से पता चला कि सीडैन सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में विदाउट एनी डायमेंशंस, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर यूज़, मैं कॉन्सेप्चुअल एक डिज़ाइन बनाऊंगा सिर्फ अपने जस्ट इमेजिन करके. ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन मैं अपने R&D डिपार्टमेंट में डालूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में. अगर वो पास हुई तो उसका एक 3D मॉडल बनेगा. 3D मॉडल में हम यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर्स लाइक क्रियो, कैटिया, NXCAD, सॉलिडवर्क्स, रिवर्स इंजीनियरिंग हम यूज़ करेंगे, जो बहुत चल रहा है आजकल. ठीक है, तो उससे हम एक 3D मॉडल बनाएंगे. वो 3D मॉडल उसके बाद जाएगा एनालिसिस के लिए. एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स लाइक एनसिस वर्कबेंच, हाइपरमेश, एनसिस फ्लुएंट, NX नेस्टेंट, की कितना लोड्स वो कार सह पाएगी. सी, अगर हम बाइक की बात करें तो सिर्फ 2 लोगों की सीट रहती है, तो क्या अगर हम 4 लोग बैठ जाए तो वो ख़राब हो जाएगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, तो भी वो चलती है. तो इसलिए एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कोई भी प्रोडक्ट में. ठीक है, उसकी लाइफ अगर हम डिसाइड करेंगे तो वो सिर्फ एनालिसिस से ही डिसाइड होती है. तो एनालिसिस करेंगे हम उस कार का. अगर वो एनालिसिस में कहीं ब्रेक हो रही है, कहीं लोड नहीं सस्टेन कर पा रही है, तो हमें 3D मॉडल बदलना पड़ेगा. एंड देन अगर वो एनालिसिस में पास हो जाती है तो फिर वो जाएगा ड्राफ्टिंग के लिए. एंड ड्राफ्टिंग में फिर उसकी डायमेंशंस वगैरह सब हम नोट करके उसको नोटिफाई करेंगे. उसके डायमेंशंस, एनोटेशन, सब सिंबल्स, टॉलरेंस, सब 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 मिला के उसका बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है आपको आगे पता चलेगा जैसे जैसे हम ऑटोकैड पढ़ेंगे. तो ये सब चीज़ें हम ऑटोकैड के ज़रिए करते हैं, क्योंकि देखो मैं डायरेक्टली एक 3D मॉडल नहीं भेज सकता हूँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए. ठीक है, तो उसके लिए मुझे उन्हें डायमेंशंस बताना पड़ेगा. तो वो हमारे ड्राफ्टिंग में आएगा कि वो कौन से मटेरियल से क्या बनाना है, कौन से मटेरियल से बनाना है, वो सब. नाउ उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. मैन्युफैक्चरिंग में NX कैम हम यूज़ करते हैं. हम कैम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हम कैड के बारे में ज़्यादा हमारा सर्कल घूमेगा. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है. एंड दस दिस हाउ अब हमारी जो प्रोडक्शन साइकिल है वो वर्क करती है. तो लेट्स गो टू अनदर स्लाइड. नाउ लेट्स सी अबाउट वेरियस सॉफ्टवेयर्स. ऑटोकैड सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है. अपना पहला पार्ट है समझ लो, जो ड्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है. तो ऑटोकैड इज़ अ कमर्शियल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर. इट वॉज डेवलप्ड बाय ऑटोडेक. जो कंपनी है इसे जो डेवलप करती है वो है ऑटोडेक. इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन 1982. इट इज़ नॉट पैरामेट्रिक्स, इट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर. अब पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. मेनली यूज फॉर 2D मॉडलिंग एंड ड्राफ्टिंग, जिसमें डायमेंशंस हम शो करते हैं, 2D मॉडल्स शो करते हैं, व्यूज शो करते हैं, वो हम ऑटोकैड में बनाते हैं. नेक्स्ट इज क्रियो पैरामेट्रिक. क्रियो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं मैक्सिमम. ठीक है, उसमें प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग बहुत ईजीली होता है उसमें जो फीचर्स दिए हैं उसके थ्रू. तो इट वॉज डेवलप्ड बाय PTC. जो कंपनी इसे डेवलप करती है वो है PTC. इट इज़ अ पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर. PTC began developing Creo in 2009. It is used for product designing, as I said. It replaced the PTC former product known as Pro-E. काफ़ी जो पुराने इंजीनियर्स हैं उन्हें ये Pro-E नाम पता होगा. पहले Pro-E ज़्यादा यूज़ होता था, अभी Creo पैरामेट्रिक ज़्यादा यूज़ होता है. प्रीवियसली इट वॉज अनाउंस्ड एज कोड नेम प्रोजेक्ट लाइटनिंग. पहले इसका नाम प्रोजेक्ट लाइटनिंग रखे थे क्रियो पैरामेट्रिक का. वर्जन 1.0 was released in 6 Jan 2011. Now the latest version is 7.0.
it was released in 14th April 2020. The next software is CATIA. ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है CATIA. It was initially released in 1977. It was developed by Dassault System. Dassault System फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसका ये सॉफ्टवेयर है. बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है. क्योंकि देखो, इट वाज यूज टू डेवलप डेसॉल्ट मिराज फाइटर जेट. तो आप सोच सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सॉफ्टवेयर. इनिशियली इट वाज नेम्ड एज कैटी, नाउ इट इज़ कैटिया. मेनली यूज फॉर सरफेस डिज़ाइनिंग. सरफेस डिज़ाइनिंग के लिए ये काफ़ी पॉपुलर है. इट इज़ अ पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर. नाउ वी विल सी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में कैसे ड्राइंग्स बनती है एक इमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो कैड मॉडल यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स. सी इन AutoCAD 2D दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू. क्रियो पैरामेट्रिक में प्रोडक्ट मॉडलिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से बनती है. कैटिया में यू कैन सी सरफेस मॉडलिंग. Now SolidWorks में SolidWorks and Creo almost same. Now what is parametric and non-parametric software? See parametric like Creo हो गया या फिर CATIA हो गया. It contain informations like dimensions, constraints and relationships between each other various entities. You can easily make changes to design and it updates and respond to those changes. मतलब अगर आप कोई दो पार्ट ज्वाइन कर रहे हो और किसी एक पार्ट उनमें से किसी एक पार्ट का आप कोई डायमेंशन चेंज करते हो, तो वो इजीली अडेप्ट कर लेता है और अपडेट कर देता है पूरे के पूरे असेंबली को. बट यार नॉन पैरामेट्रिक में ऐसा नहीं है. नॉन पैरामेट्रिक में इट डज़ नॉट कंटेन सच रिलेशनशिप. कंस्ट्रेंट्स नहीं होते इसमें. इट इज़ कॉल्ड एज डम मॉडल और दे कैन बी मॉडिफाइड बट they won't have constraint to allow the updates to affect other design element. अगर मैंने कुछ असेंबली बना दिया उसमें और कोई पर्टिकुलर पार्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो वो पूरे असेंबली को चेंज नहीं करेगा. ठीक है, तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है. AutoCAD इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर एंड Creo CATIA इज़ अ पैरामेट्रिक वन. नाउ लेट्स गो टू अनदर स्लाइड. ओके गाइज, सो ये था हमारा व्हाट इज़ CAD सेशन. बिफोर वी फिनिश, मैं कुछ आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग. देखो यार, हम इंजीनियर्स को ना दिमाग तभी आता है जब हम फाइनल ईयर क्रॉस कर लेते हैं. ये फैक्ट है. जो इंजीनियर्स अभी सुन रहे हैं उन्हें पता होगा ये चीज़. और जब इंजीनियरिंग क्रॉस कर लेते हैं एंड जॉब के लिए जब स्ट्रगल करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है यार बहुत कंपटीशन है मार्केट में. एंड तब वी डिसाइड कि यार कुछ एडिशनल कोर्स कर लेता हूँ. उसके बाद वी रश टू द कोर्स जिसमें 7-8 महीने लग जाते हैं. उसके बाद आप प्रैक्टिस करते करते आधा साल ख़त्म कर देते हो, है ना. उसके बाद आप जॉब के लिए ट्राई करते हो एंड तब तक बहुत लेट हो जाता है. तब तक यू लॉस्ट वन थिंग, आपका फ्रेशर टैग, क्योंकि 1.5 साल हो गया आप इंजीनियरिंग ख़त्म करके आपको. उसके बाद स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो यार मेरे पॉइंट से मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, सच में आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है, तो आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से ही आपके क्लासेस या बेसिक सीखना चालू कर दो. ऑनलाइन में बेसिक्स तो सिखा देते हैं, तो आप यू कैन गो फॉर ऑनलाइन थिंग लाइक यूट्यूब एंड ऑल. बेसिक सीख लो एटलीस्ट, तो आपको कुछ नॉलेज रहे इस बारे में. आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग रखो. अब अबाउट सर्टिफिकेशन, आजकल सब के सब सर्टिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं, भले ही नॉलेज मिले ना मिले. देखो यार, आप 50,000 खर्च करते हो, 60,000 खर्च करते हो एक कोर्स के लिए, हाँ, सर्टन कोर्स के लिए. क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट मुझे सर्टिफिकेशन दे रहा है. अगर मैं आपको 10 सर्टिफिकेशन दे दूँ और आपको नॉलेज ज़ीरो रहे, तो आपको वैसी भी कोई जॉब नहीं देने वाला. तो सर्टिफिकेशन के पीछे मत भागो. ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन है इम्पॉर्टेंट, बट नॉलेज की प्रायोरिटी हमेशा ऊपर रहती है. ठीक है, तो अगर आप इतने पैसे दे रहे हो, 50-60 हज़ार दे रहे हो कोई इंस्टीट्यूट में, तो आप उनसे मांगो कि क्या वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दे रहे हैं, क्या वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स देंगे, क्या वो सिलेबस दे रहे हैं, वो सिलेबस क्या वो कंप्लीट कर रहे हैं. ये सब चीज़ें आपको उनसे मांगना पड़ेगा.
तो ही मतलब है इतने पैसे खर्च करके, नहीं तो कोई मतलब नहीं। सो ऑल अबाउट टुडे हम